And I am Kshitish. This video is a part of our series, The Hidden Gems of Hyderabad. We are honored to have with us Bashir Ahmed Khasar, the senior most sitarist of Hyderabad. He is the disciple of Ustad Vilayat Khan, who is one of the greatest Indian sitarists. With a career spanning over 40 years, Bashir sir is here with us to share his story. Namaste, sir. Namaste. नमस्ते। Tell us about your journey from the beginning in brief. How did you start? What inspired you to start? तो मैं सब में पहले मैं भरद्वाज फैमिली का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया, स्पेशली मेरे डिसाइपल और उनकी सिस्टर सितीश और उनकी सिस्टर और उनके फादर और उनकी मम्मी, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ ये मौका दिया। मैं इससे पहले कि मैं ये बताऊँ मैं कहाँ से मैंने शुरुआत की, जनरली म्यूज़िक के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊँगा आपको। म्यूज़िक हो कि कोई आर्ट फॉर्म हो, बहुत महान है और ये भगवान की देन है। किसी किसी को ये मिलता है भगवान की तरफ से। और हमारे जितने हिंदुस्तान के सोचने समझने वाले हैं, फिलोसोफर्स हैं, थिंकर्स हैं, उन्होंने तो यहाँ तक के बताया कि म्यूज़िक में भगवान है, सुर में ईश्वर है, सुर में ईश्वर है। वैसे सारी दुनिया के जितने भी मुफक्किर सोचने वाले हैं, फिलोसोफर्स हैं, थिंकर्स हैं, उनका भी ये मानना है कि म्यूज़िक के मुकाबिल में कोई भी चीज़ नहीं है। म्यूज़िक क्या, कोई भी आर्ट फॉर्म हो, उसका बहुत बड़ा प्लेस है और किसी किसी को वो मिलता है। तो मैं आपको यहाँ के अल्लामा इकबाल का मैं एक शेर सुनाऊंगा। देखिए कितना अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किया है म्यूज़िक और दूसरे आर्ट के बारे में, शेर व शायरी, म्यूज़िक, डांस। मैं समझाऊंगा भी, थोड़ा मुश्किल अल्फाज है। शेर से रोशन है जाने जिब्राइल लो अहरमन, शेर से रोशन है जाने जिब्राइल लो अहरमन। जिब्राइल और अहरमन एक फरिश्तों के नाम है, गैब्राइल। शेर से रोशन है जाने जिब्राइल लो अहरमन। इवन फरिश्तों की भी जान में एनलाइटनमेंट है म्यूजिक से, शेर और शायरी से। शेर से रोशन है जाने जिब्राइल लो अहरमन, रक्स मौसीकी से है सोजो सरूर अंजुमन। रक्स मौसीकी, रक्स माने डांस, रक्स मौसीकी, मौसीकी म्यूजिक। रक्स मौसीकी से है सोजो सरूर अंजुमन। चाहे कोई अंजुमन हो, कोई महफिल हो, चाहे गम की हो, चाहे खुशी की हो, उसमें डांस, मौसीकी, शेर व शायरी जरूरी है। वाह। और फाश यूं करता है एक चीनी हकीम इसरार फन, फाश यूं करता है एक चीनी हकीम, एक चीनी फिलोसोफर, वो ऐसे समझाता है ये बात को। रक्स गोया, शेर गोया रूह मौसीकी है, रक्स उसका बदन। शेर गोया रूह मौसीकी है, म्यूजिक का उसकी रूह है शेर। बिना शेर और शायरी के, बिना वर्ड्स के आप म्यूजिक अधूरी रहती है। जैसे हम सितार बजाते हैं ना, 50% आप उससे एंजॉय कर सकते हैं। गाना रहे तो वर्ड्स में भी, जैसे गजल का प्रोग्राम होता हो तो आप देखेंगे कि 50% लोग तो सिर्फ गजल के शेर और शायरी सुनने के लिए, म्यूजिक से कोई उनका नहीं होता है। तो ये चीज है। तो फाश यूं करता है एक चीनी हकीम इसरार फन, शेर गोया रूह मौसीकी है, रक्स उसका बदन। मौसीकी का बदन, उसका बॉडी डांस है, और उसकी रूह है शेर व शायरी, वर्ड्स, शायरी। तो ये देखिए कैसे कैसे इन लोगों ने सोचा है, क्या क्या बोला है म्यूजिक के बारे में। और एक मौलाना रूम जो पर्शिया के बहुत बड़े शायर हैं, फिलोसोफर हैं। हाँ, रूमी कहते हैं। हाँ, मौलाना रूम है उनका नाम। उनका पर्शिया में एक छोटा 2 लाइन का लिरिक है, मैं आपको सुनाऊंगा। स्पेशली अपने साज के बारे में है, जो अपना साज है, अपना जो सितार है या उस टाइप का साज। तो देखिए क्या है। खुश्क तारो खुश्क चोबो खुश्क पोस्ट, पर्शियन है ये। खुश्क तारो
तार भी खुश्क हैं, खुश्क तारो, तार भी खुश्क है, ड्राई है। खुश्क चोबो, लकड़ी भी खुश्क है, ड्राई है। खुश्क पोस्ट, उसका इनर आउटर सरफेस भी ड्राई है। हाँ। अस्कुजामी, ये कहाँ से, अस्कुजा कहाँ से, अस्कुजामी मुझे, अस्कुजामी आयदी, आती है मुझे, आवाज दोस्त। फिर भी ये सब कुछ ड्राई होने के बाद में, सब डेड होने के बाद में जब वो बजता है तो मेरी रूह कांप उठती है। ये भगवान की आवाज आ रही, मेरे दोस्त की आवाज निकल रही इसमें से। वाह, क्या ये मेरे ईश्वर की आवाज निकल रही है। तो थिंकर्स का ये सोचना था, फिलोसोफर्स का ये सोचना था, आर्ट, और चाहे जो भी आर्ट के फॉर्म्स हो, म्यूजिक ही नहीं है, म्यूजिक हो, शायरी हो, डांसिंग हो, स्कल्पचर हो, पेंटिंग हो, चाहे कुछ भी हो, महान चीजें हैं ये। और इवन यहाँ तक के मानना है कि अगर ये किसी इंसान में इसकी कमी है या नहीं है तो वो इंसान बड़ा ड्राई रहता है, खुश्क रहता है उसकी तबीयत। तो ये मानते हैं ये चीज को कि भगवान करे, कि अल्लाह करे, भगवान करे कि सबके दिल में, सबके मन में म्यूजिक और दूसरे जितने भी फाइन आर्ट्स हैं उसका थोड़ा थोड़ा चस्का तो हो, कम से कम समझें वो लोग। तो अब मैं इसके बाद में आऊँगा मेरे मेन टॉपिक पे, कहाँ से मैंने शुरुआत की। जैसे आपको पता है कि मेरा इंस्पिरेशन सब में बड़ा इंस्पिरेशन अंदर ही दिल रहता है, अपना मन रहता है इंस्पिरेशन। देखिए अट्रैक्शन जो है किसी को देख के भी आता है, अपने आप से तो होता ही अंदर ही। बिल्कुल। वो एक अट्रैक्शन मेरे में था, जब भी म्यूजिक होती, जब भी गाना सुनता तो मुझे अट्रैक्ट करता था, मेरे साथ वाले को नहीं करता था वो। तो वैसे मैं लकी भी हूँ कि हमारे फादर सितार बजाते थे। अच्छा। शुरुआत में उनसे थोड़ा बहुत इनिशियल ट्रेनिंग मुझे मिली, लेकिन बाद में चूंकि वो गांव में रहते थे, उनसे कांटेक्ट नहीं होता था। साल में एक आध बार हम जाते थे, पढ़ने के लिए हैदराबाद में थे, तो नेचुरली तबीयत में बड़ी बेचैनी थी, क्या करना, कैसे सीखना, किससे सीखना। और देखिए हैदराबाद हमारा बहुत ही ये नॉर्थ इंडियन म्यूजिक है, यहाँ पे हैदराबाद साउथ इंडिया में है, यहाँ बहुत कम नॉर्थ इंडियन म्यूजिक थी, बहुत कम थी। स्पेशली सितार बजाने वाले तो गिनती के दो चार ही थे। अच्छा। उनसे सीखना भी मुश्किल था। तो फिर भी दिल में एक लगन थी, तो मैंने एक सितार खरीदा। अच्छा। आप पूछेंगे कितने में खरीदा, अभी तो हजारों में है। 20 रुपए में मैंने सितार खरीदा। 20 रुपए में सितार, 20 रुपए, बताइए आप, 20 रुपए में खरीदा। उसके बाद में फिर ढूंढते डांटते कोई मुझे मिल गए, जावेद साहब बोल के, जावेद दत्त नामपल्ली में, वो अजीजिया होटल है ना, उसके ओनर थे वो। अच्छा। अजीजिया होटल के ओनर थे, वो सितार बजाते थे। ओह अच्छा। तो ढूंढते ढूंढते उनके पास पहुंच गए, सर ऐसा मैंने सितार लिया है, आपसे थोड़ा बहुत सीखना है। तो उन्होंने ये बताया कि देखो भाई, मैं तो सिस्टमेटिक सीखा हुआ नहीं हूँ, आपको मैं सिस्टमेटिक तरीके से बता नहीं सकता, मैं जो बजा रहा हूँ उसको देखो और कॉपी करो आप। अच्छा। इतने मुश्किल था मेरे लिए, पता नहीं वो क्या बजा रहे, वो सिस्टमेटिक सीखे हुए नहीं थे, सुर वगैरह बोल नहीं सकते थे वो। बड़ी मुश्किल थी। बाज लोग ऐसे भी हैं, आपको पता है कि सितार के फील्ड में हो के गाने के फील्ड में बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा बजाते भी हैं, पर उनको बेसिक नॉलेज नहीं रहता कुछ भी सुरों का, वो ऑटोमेटिक आ जाता है उनको। अच्छा। कई गजल गाने वाले, कई भजन गाने वाले, ऑटोमेटिक उनको आ जाता है, अब वो किसी को सिखाने के काबिल नहीं रहते। लेकिन जैसे आपने कहा सर, भगवान की देन है, भगवान की देन है, बस ये म्यूजिक भगवान की देन है, करते करते भी आ जाती है किसी को। खैर, तो उसके बाद में फिर मैं ढूंढ ढांड के, एक दिल में लगन थी, एक प्यास थी, तो मुझे पता चला कि म्यूजिक कॉलेज भी है इधर हैदराबाद में, गवर्नमेंट का म्यूजिक कॉलेज। ये बात मैं कर रहा हूँ आपको 1959 की, 1959 की बात कर रहा हूँ। तो बस मैं म्यूजिक कॉलेज में गया, ज्वाइन हो गया। हमारे पहले गुरु नागेश्वर दीवान, नागेश्वर दीवान महाराष्ट्र थे, नागेश्वर दीवान, उनसे वो अब हमारा कोर्स था रेगुलर जैसे म्यूजिक कॉलेज में होता है, बस वहाँ से सही तालीम मुझे मिलना शुरू हो गई, सारे म्यूजिक के बारे में, रागों के बारे में, उसको कैसे लिखते हैं, उसको कैसे सीखा जाता है, और नोट्स क्या है, कितने नोट्स होते हैं, क्या है, उस सारी चीजें मुझे पता चल गया। और 6 साल मैंने म्यूजिक कॉलेज, डेली हमको जाना पड़ता था शाम में, डेली शाम में जाना पड़ता था, हैदरगुड़े में था,
हिमायत नगर के करीब हैदरपुर में था। डेली हमको जाना पड़ता था। वहाँ से मैंने विशारद पास किया। विशारद 6 साल का कोर्स है। उसके बाद में थोड़ी सी नॉलेज आ गई थी, थोड़ा बजाना भी शुरू हो गया, इधर उधर थोड़े प्रोग्राम भी अटेंड करने लगे। वहाँ म्यूजिक कॉलेज में भी हमको प्रोग्राम मिलते थे, एनुअल डे में इधर उधर, वहाँ म्यूजिशियंस भी आते थे, एक माहौल बन गया। तो फिर भी बाद में तबीयत की जो तिश्नगी, जो कमी थी, जब बाहर से हम रेडियो था उसके सिवा कुछ नहीं था हमारे लिए, सुनते थे हम बाहर से कोई अच्छे म्यूजिशियंस का, तो ऐसा लगता था कि हम बहुत पीछे। तो फिर मैं कैसा कोशिश करके, हमारे उस्ताद शेख दाऊद साहब हैं, उनकी पहचान थी विलायत खान साहब से। अच्छा। तो उनकी पहचान थी, उनका लेटर लेके मैं सीधा उनके घर को पहुंच गया। अच्छा। उनके पास ही रहा मैं 2 साल 3 साल। फिर उनके फैमिली में भी पहचान होते गई। उनका लड़का भी सितार बजा रहा था, शुजात। तो हमारे सेशंस होते थे। मेरे साथ में 4-5 स्टूडेंट्स थे वहाँ तक के, एक अमेरिकन भी था, एक फ्रांस का भी था, और यहाँ पंजाब के थे 1-2। बहरहाल हमारे सेशंस रात भर जाग के हम लोग करते थे। खान साहब वैसे उनको टाइम नहीं रहता था, जब भी प्रोग्राम से वापस आते तो हमारे को लेके बैठते थे रात में। शुजात भी हमारे साथ होता था, वो छोटा था, तो हम लोग बस रियाज करते थे, पलटे बजाते थे, सुबह तक करते थे। तो वहाँ जाने के बाद में मुझे पता चला कि एक्चुअल सितार है क्या, एक्चुअल सितार है क्या, मीन उसका टेक्निक, वो सारी चीजें मुझे पता चला। Tell us something about your teachers. How did they inspire you? And how is your style different from theirs? मैं अपने टीचर्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। अभी तो मैं शुरुआत करूँगा। मैं सब में पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं म्यूज़िक कॉलेज का स्टूडेंट था। हमारे महाराष्ट्रन टीचर थे श्री नागेश्वर दीवान जी। वो काफ़ी अच्छे पंडित थे, सीखे हुए थे, काफ़ी नॉलेज थी। वोकल भी आता था उनको, सितार भी आता था। उनका स्टाइल था पंडित रविशंकर। अच्छा। उनका स्टाइल था पंडित रविशंकर, मयूर घराना। हाँ। या मोस्टली एक्चुअली क्या था कि विलायत खान का जो स्टाइल था वो बहुत कम सुनने में मिलता था। हालांकि वो पॉपुलर थे ज़्यादा इंडिया में, लेकिन जितना पॉपुलैरिटी पंडित जी को थी, रविशंकर को थी, वो कोई म्यूजिशियन को नहीं मिली। वो बड़े किस्मत की बात है कि कोई म्यूजिशियन उनके मुकाम तक, स्पेशली सितार बजाने वाले तो वहाँ तक नहीं पहुँच सके। बहुत पॉपुलैरिटी मिली, बहुत काम किया उन्होंने। तो वही स्टाइल हम बजाते थे, सीखा भी वही था म्यूज़िक कॉलेज में। हमारे गुरुजी भी वही सिखाते थे। हैदराबाद में भी वही था। हैदराबाद के 2-4 जो सितार बजाने वाले थे, रेडियो स्टेशन में या बाहर में भी जो भी थे, वही बजाते थे। उसके अलावा दूसरा उनको आता भी नहीं था। अच्छा। कभी कभी सुनते थे रेडियो से उस्ताद विलायत खान का या अच्छा। उनके घराने वालों का, तो ऐसा लगता था यार बड़ा मुश्किल बाज है ये तो। वो तो गायकी अंग से बजाते, गायकी अंग से बजाते, ये बड़ा मुश्किल है, पता नहीं ये तो मुश्किल है, समझ नहीं आती थी हमें जब। उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे कॉलेज में, म्यूज़िक कॉलेज में एक सीनियर हमारे से स्टूडेंट थे, तो उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कॉलरशिप मिल गया। अच्छा। तो वो ऑप्ट किए उस्ताद विलायत खान के पास सीखने के लिए। जब खान साहब बम्बई में थे, अच्छा, तो 3 साल का स्कॉलरशिप था वो। कितने रुपए मिलते थे? 300 रुपये महीने। वो टाइम में बहुत थे वो, 300 रुपये। वो जाके वो सीख के आए। आने के बाद में उनका अपॉइंटमेंट म्यूजिक कॉलेज में हो गया। उनसे हमारा परिचय हुआ। अच्छा। उनके साथ साथ रहने लगे, उनसे सीखने भी लगे, तो वो स्टाइल हमको समझ में आ गया। अच्छा। माय गुडनेस, वो तो बस उसके बाद में विलायत खान साहब का प्रोग्राम भी हुआ। एक नहीं, 2-2, 3-3 बार हुआ इधर। उसके बाद में तो तबीयत पूरी उधर ही चलेगी। क्या करना, तो यही करना है। तो ये अट्रैक्शन था सितार बजाने में। अपनी अपनी तबीयत की बात है। ऐसा नहीं है कि पंडित जी का स्टाइल अच्छा नहीं है या विलायत खान साहब का स्टाइल अच्छा है, ऐसा नहीं है कुछ भी। अपनी अपनी मर्जी है। पर्सन टू पर्सन म्यूजिक इज़ डिफरेंट। हर आदमी का ख्याल, उसका सोच, उसकी समझ अलग अलग होती है। चाहे म्यूज़िक हो, चाहे कविता हो, चाहे कुछ भी हो, अलग अलग होती है। तो बेसिक डिफरेंस कुछ भी नहीं रहता ज़्यादा।
जब आप एक मुकाम पे पहुंचने के बाद में आपको ये लगता है कि बेसिक डिफरेंस कुछ भी नहीं है, जैसा हमारा सोचना था वैसा। अभी भी देखिए हम लोग फॉलो करते हैं उस्ताद विलायत खानी के स्कूल हाँ। को, लेकिन अभी भी पंडित जी के हम कई सारे बंदिशें बजाते, हाँ हाँ कई सारे मैं सिखाता हूँ स्टूडेंट्स को। हाँ, एक राग देश में जो हाँ, बनते देश हैं। में भी मैं बताया था पंडित जी की, बोल के बताता हूँ मैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सारे महान हैं, सारे अच्छे हैं, सभी अच्छे बजाने वाले हैं। अब स्कूल ऑफ थॉट थोड़ा अलग अलग रहता है हर चीज़ में, हर सब्जेक्ट का उनका थोड़ा बजाने का स्टाइल अलग रहता है। विलायत खान साहब का थोड़ा मींट का ज़्यादा इस्तेमाल वो लोग करते, पंडित जी कर्ण का ज़्यादा इस्तेमाल करते, मींट कम होता है उनके पास में, लेकिन है तो वही, दूसरी कोई बात तो है नहीं। तो ये बस यही अट्रैक्शन था मेरे गुरु का मेरे साथ में। What is the difference between students then and now? That is, what is the difference between students in the past and the present? हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। पास्ट का मतलब है कि हमारे एज ग्रुप के साथ में जो थे उनको मैं बोलूँगा पास्ट, और अभी के जो स्टूडेंट्स हैं, अभी जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनको हम सिखाते भी हैं, हमारे से कांटेक्ट में भी हैं वो लोग, तो वो दोनों में मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। देखिए पहले के स्टूडेंट्स जो थे वो, उनमें क्या था कि एक तो उनको हालांकि टैलेंटेड होते थे बहुत, लेकिन उनको सीखने का मौका बहुत कम था। हालांकि लेजर टाइम बहुत था उनके पास, आजकल के जैसे स्टूडेंट्स हैं काफ़ी बिजी हैं पढ़ने में, इसमें उसमें। तो पहले के जैसे हम लोग थे वो टाइम में, तो हमको टाइम बहुत मिलता था, पढ़ाई उतनी ज़्यादा नहीं रहती थी हमारी, लेकिन क्या था कि हमको सीखने के मौके नहीं मिलते थे। और एक और हमारे लिए बड़ी परेशानी थी कि जो भी सीखने के लिए जहाँ भी जिस गुरु के पास जाते थे, पता नहीं वो टाइम का वो शायद वो ट्रेडिशन था या क्या था, सिखाते नहीं थे लोग, थोड़ा कंजर्वेटिव गुरु रहते थे पहले के। जैसे मैं आपको बोलूँगा कि मैं उस्ताद विलायत खान साहब के पास गया, तो बेशक उन्होंने हमको सिखाया, उनके लड़के के साथ में हमारी तालीम होती थी, लेकिन फिर भी ये फीलिंग मुझे आती थी कि बाज़ चीज़ें ऐसी सीक्रेट्स हैं उनके, वो रिवील नहीं करना चाहते हो। अच्छा। वो उनके बच्चों को ही बताते हो लोग, वो रिवील नहीं करना चाहते। और हिम्मत करके हम पूछ भी लेते थे उनसे कि ये खान साहब ये क्या चीज़ है, ये जो आप शुजात भाई बजाते, तो नहीं यार बाद में बताएंगे इसको, अभी तो करो जो हम बता रहे हैं। तो ये होता था। और वो टाइम के स्टूडेंट्स बहुत ही डेडिकेटेड, अब बेचारों को कोई और तरीक़ा नहीं होता था, इतनी गुरु की सेवा करते थे, बहुत ही खिदमत गुजार, बहुत ही चाहने वाले। लेकिन हमारी किस्मत ही ऐसी थी कि वो टाइम में हमको सिखाने वाले नहीं मिलते थे, सुनने का मौका नहीं मिलता था। हम इतने जब म्यूजिकली क्या था कि बड़े बैकवर्ड थे हमारे को। अभी जैसा आपको हर चीज़ आप जस्ट स्विच ऑन करो, आपको विलायत खान साहब का रिकॉर्ड सुन लो, किसी का भी पंडित जी का रिकॉर्ड सुन लो। जब तो हमारे को बिल्कुल सिवाय रेडियो के हमारे पास कुछ था ही नहीं। वो रेडियो भी ऐसा था, कभी आवाज़ आती थी कभी नहीं आती थी, मौसम खराब है तो नहीं आती थी। तो एक पेपर आता था आकाशवाणी, उसमें मैं निशान लगा के रखता था किसका प्रोग्राम है। उसमें रईस खान का प्रोग्राम और इसका हलीम जाफर खान का, पंडित रविशंकर के कोई शागिर्द थे निकल बनर्जी, उनका जब भी आता था। और एक सैटरडे का बड़ा प्रोग्राम आता था, नेशनल प्रोग्राम, उसको निशान लगा के वो सुनते थे। कभी मौसम खराब हुआ तो अच्छा ही नहीं आता था, और रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते थे। तो हमारे को सीखने के मौके बहुत कम थे। और एक चीज़ को सीखना तो ना काफ़ी, या तो उस्ताद बताना आपको, या तो बहुत सुनना आप उसको 1 से 10 बार सुनेंगे तो तभी आप उसको पिकअप कर सकेंगे। तो ये ड्रॉबैक था। आजकल तो आजकल के स्टूडेंट्स के लिए तो बस मैं बताऊंगा कि बड़े लकी स्टूडेंट्स हैं, बहुत किस्मत वाले हैं, एक चीज़ उनको अवेलेबल है। अगर किसी को बेसिक तालीम मिल गई, सितार में हो या गाने में हो या कोई भी चीज़ में बेसिक तालीम मिल गई, तो उनको दुनिया का अवेलेबल है नॉलेज, दुनिया की अवेलेबल है नॉलेज। चाहे सितार का, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई राग समझ में नहीं आ रहा, आप सुन लीजिए उसको, समझ में आप सुन लीजिए, आपको समझ में आएगा। अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो उसको, बिल्कुल बिगिनर नहीं, अगर थोड़ा बहुत जानते हो तो आप कॉपी कर सकते हो उसकी। तो ये फ़र्क है जब के स्टूडेंट्स में और अब के स्टूडेंट्स में, ये है। ठीक है। What challenges did you face during the lockdown, and how convenient do you think online classes are?
जब लॉकडाउन हुआ तो सारी एक्टिविटीज़ बंद हो गए और म्यूजिशंस तो बिल्कुल ही जो मीडियोकर लेवल में म्यूजिशंस थे बेचारे वो होटलों में बजाते थे या गाते थे या प्रोग्राम्स में उनकी कमाई होती थी, वो तो बिल्कुल बेचारे रोड पे आ गए। और लॉकडाउन में सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गए, क्लासिकल प्रोग्राम ख़त्म हो गए। और मैं म्यूज़िक के ताल्लुक़ से बात कर रहा हूँ, क्लासिकल प्रोग्राम ख़त्म हो गए, लाइट प्रोग्राम ख़त्म हो गए, उसकी वजह से बड़ा कुछ इफ़ेक्ट हुआ। और अब ऐसे म्यूजिशियन जो बेचारे बहुत ही गरीब थे उनके लिए वो सारे ऑर्गेनाइजेशन सामने आए और म्यूजिशियंस भी काफ़ी जो अच्छे बेलाग थे, तो सबने हम लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया, उनकी मदद की। हैदराबाद में काफ़ी सारे म्यूजिशियंस की, इसलिए कि उनके जॉब्स ख़त्म हो गए थे, वो जो होटलों वगैरह में बजाते थे या जो भी एक्टिविटीज़ थे उनके मुश्किल में आ गए थे। अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात हुई लॉकडाउन के टाइम में, पहले नहीं होती थी ये, हमारे जो स्कूल्स थे वो बंद हो गए। हमारे जो स्कूल्स थे बंद हो गए, हमको छुट्टी मिल गई। अब जो हमारे स्टूडेंट्स थे वो बोलने लगे सर हमको कैसा करना, हमको सीखना है। तो बोला अभी अब स्कूल खुलने के बाद सीखो। अब पता नहीं स्कूल कब खुलता है, लॉकडाउन तो बड़ा लंबा चला, साल भर का चल रहा है, स्कूल ही खुलना नहीं है। एक बार खुले फिर भी उनको गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आ गई तो नो स्कूल्स और नो एग्जाम्स, फिर एग्जाम भी पोस्टपोन हो गए, स्कूल भी बंद हो गए। तो वो टाइम में एक बात अच्छी हुई कि ऑनलाइन सीखने का ये शुरू हो गया। शायद पहले कम ही था म्यूजिक में, अभी नया ये शुरू हो गया, लेकिन उसमें बड़ी एक किसी के लिए एडवांटेजेस है, किसी के लिए मुश्किल है। सितार ऐसे को सिखा सकते हैं जो ऑलरेडी जानता है, जो जिसको ट्यूनिंग आती है, जो अच्छा थोड़ा सा उसमें एडवांस है, तो हमारे लिए ये डिफिकल्टी है। वोकलिस्ट के लिए अच्छा है बहुत, और दूसरे फैकल्टीज में भी अच्छा ही है। अब डांस के बारे में तो मुझे मालूम नहीं ऑनलाइन क्लासेस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो तो नहीं पता है। मैं अपने बारे में बताऊंगा कि ये अच्छी बात होगी कि ऑनलाइन स्टूडेंट सीख रहे, जो थोड़े से अच्छे हैं, जो ट्यूनिंग कर सकते हैं, उनके लिए अच्छा है। What are your views on new forms of music like pop, electronic and fusion? मैं इससे पहले भी आपको बताया था कि देखिए म्यूज़िक चाहे कोई फॉर्म में भी हो, चाहे पॉप म्यूज़िक हो, चाहे फ्यूजन हो, चाहे बैंड फ्यूजन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, सारी म्यूज़िक अच्छी होती है। समझने की बात है, बस आपको समझना चाहिए। और क्या है कि एक इंसान की साइकोलॉजी है, आप अपनी तबीयत एक तरीके से आपकी डेवलप हुई है, तो आप नेचुरली क्या आपका सोचना है कि यही अच्छी है। हम जो कर रहे हैं, हिंदुस्तानी म्यूजिक बहुत अच्छी म्यूजिक है, वेस्टर्न म्यूजिक अरे यार ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है उनको। जब आप जानेंगे उसको तो आप उसको अप्रिशिएट करेंगे। कोई भी सब्जेक्ट को जब तक आप नहीं जानेंगे उसको क्रिटिसाइज करना सब में गलत बात है। और सो फार एज म्यूजिक इज कंसर्न, सारे फॉर्म्स में म्यूजिक अच्छी है। आप देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि हमारे टाइम में या उसके बाद में लास्ट एक 10 साल पहले चलिए, आप फिल्मी गानों में क्या था, सारे रागों में डिपेंड, इतने स्वीट नौशाद के गाने सुनिए और मदन मोहन के गाने सुनिए, तबीयत को लगते थे हमारे, बहुत अच्छे गाने होते थे। तो वक्त बदल गया, टाइम बदल गया, म्यूजिक चेंज हो गई। अभी हमारे जैसे पुराने लोग बोलते यार आजकल का म्यूजिक तो बड़ा खराब हो गया, चिल्लाते ही रहते वैसे ये लोग। पुराने गाने देखो कितने स्वीट है, अभी भी मदन मोहन का कोई गाना लगता है तो तबीयत मचल जाती है। वो जस्ट सोचना है, साइकोलॉजिकल अपने में है, इफेक्ट है वो। अदरवाइज आज के गाने बहुत अच्छे बन रहे, बहुत अच्छे बन रहे, जवाब नहीं है। रहमान के ऐसे ऐसे गाने बने, ऐसे जवाब नहीं। और एक बात बताना चाहूँगा, जिस चीज़ में चेंज नहीं है वो डेड है। हर चीज़ में चेंज ज़रूरी है, चेंज आना ही चाहिए, नेचुरल आती भी है और आना ही चाहिए। चाहे म्यूजिक हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, कौन सा भी आर्ट फॉर्म ले लो आप, उसमें जब तक चेंज नहीं आएगा वो डेड है। चेंज आना ज़रूरी है। क्लासिकल में देखिए आप, अगर बहुत पहले पुराने चले जाओ तो ध्रुपद क्या क्या धमार ऐसे ऐसे चीज़ें गाने के थे। वक्त बदल गया, टाइम चेंज हो गया, उसके बदले में नया म्यूजिक आया। पुराने लोग क्रिटिसाइज करते रह गए उसको, कह रहे यार ये क्या म्यूजिक लाए, बिल्कुल ही बोले उसमें राग गलत गाते ये वो। लेकिन क्या हो गया, वो पुराना हो गया, ये नया हो गया, नया ऐसी छाप बनाया इसकी कि जवाब नहीं।
हाँ तो ऐसा होता है, हमेशा चेंजेस आते हैं, आगे भी चेंज आएगा। आपको ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो म्यूजिक आज का है, हो सकता है कल ना हो, कल कोई नया फॉर्म आपको आ जाए। आज मशहूर है बैंड म्यूजिक, बैंड फ्यूजन, बहुत म्यूजिक है हर जगह। क्लासिकल प्रोग्राम कम हो रही है, बैंड का बहुत हो रहा। हमारे हमारे जो हमारे लड़के हैं वो बैंड में है, इतने सारे उसके प्रोग्राम होते हैं कि महीने में 15-20 प्रोग्राम है। क्लासिकल में होता तो कहाँ से उसके प्रोग्राम बनते थे? क्लासिकल का बड़ी मुश्किल से लोगों को समझ में आता है, होते भी नहीं है, और उतना उसकी फीस भी नहीं मिलती। तो ये बैंड इतना मशहूर हो गया हर जगह, हर शादियों में, हर होटल्स में, बड़े बड़े जगह में, सबके समझ में आ रहा है। यंगस्टर्स है, आज का जनरेशन यंगस्टर्स है, पुराने लोगों को छोड़िए आप, यंगस्टर्स की दुनिया है ये। जब यंगस्टर्स को खुश नहीं कर सकेंगे तो फिर क्या बात बनी? अरे म्यूजिक में चेंज जरूरी है, चेंज आना चाहिए। तो मेरा ये बोलना है कि पहले का म्यूजिक भी अच्छा था, आज का भी म्यूजिक जो इलेक्ट्रॉनिक है, पॉप म्यूजिक है, वेस्टर्न म्यूजिक है, बैंड फ्यूजन म्यूजिक है, वो भी कमाल है, उसमें भी कमाल कर रहे भी हो, बहुत अच्छी बात है। What do you think can be done to popularize Indian classical music among youngsters? ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मुझे किया गया था आज से 15-20 साल पहले। अच्छा 15-20 साल पहले कि क्या करना चाहिए यंगस्टर्स को, कैसे आगे लाना, कैसे सिखाना। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हर एक की बात नहीं है, हर एक की बस की बात नहीं है, हर एक के समझ में नहीं आती। तो यंग बच्चों में क्या करना और शौक कैसे पैदा होना चाहिए? तो इससे पहले काफ़ी भास्कंडे जी और पंडित पलुस्कर जी, ये लोगों ने बड़ी कुछ खिदमत की है इंडियन म्यूजिक की, बड़ा कुछ किया। ऐसे टाइम में पलुस्कर तो अंधे थे बेचारे, वो अंधे थे, आंख नहीं थे उनके, पटाखे में उनकी आंख चली गई थी। तो ये फील किया कि हम लोग बहुत पीछे जा रहे हैं, हो सकता है हमारा म्यूजिक खत्म भी हो जाए। तो ये सोच के उन्होंने घर घर फिर के म्यूजिक को समझाया, म्यूजिक को सिखाया, और लोग जो पसंद नहीं करते थे तो उनको भजन बना बना के सिखाया रागों में। लोग नहीं पसंद करते थे म्यूजिक को, शायद पता नहीं वो मुसलमानों के कंपनी में रह रहे के ऐसी आदत हो गई थी, क्या थी, मुसलमानों में नहीं है म्यूजिक का कुछ भी, तो खराब समझते उसको। तो वो टाइम में था, वो जनरेशन भी शायद, तो अच्छा नहीं समझते थे लड़कियों को म्यूजिक सिखाना कुछ। तो घर घर फिर के वो म्यूजिक सिखाया उन्होंने, पॉपुलराइज किया, बुक्स लिखे उसके लिए, और स्कूल खोला उन्होंने। आज गंधर्व महाविद्यालय हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में, इंडिया के बाहर भी चल रहा। हमारा भी वो स्कूल उसी से रिकॉग्नाइज्ड है, उसी से हम लोग वहीं का एग्जाम दिलाते स्टूडेंट्स को। भास्कंडे जी एडुकेट थे, वो भी बड़ा कुछ उन्होंने किया म्यूजिक के लिए, बड़ा कुछ किया। अगर ये लोग नहीं करते, बुक्स लिखा उन्होंने, म्यूजिक को कैसे लिखना बताया बच्चों में। अगर लिखने का नहीं, अब उस्तादों से सीखो, उनको लिखना उतना कुछ भी नहीं आता, वो लोग बस सिखा देते ये चीज़ ऐसी है, ये सुर ऐसा है, ये है। अब लिखने का तो उनको भी नहीं आता, तो लिखना सिखाया इन्होंने, रिसर्च किया। तो इनकी एग्जाम्पल हमारे सामने थी। तो हम लोगों ने, यहाँ के थोड़े से फ्रेंड्स हमारे थे, और स्पेशली वंदना बद्रुका जो हमारा जो स्कूल के हेड है हमारी, बद्रुका फैमिली से है, वो मेरे से सितार सीखते थे, विशारद तक किया। तो वो भी हमारे साथ में मीटिंग में थी। वो बोलने लगी, सर हम अकोमोडेशन देते आपको, हम पैसा भी खर्चा करते, म्यूजिक स्कूल चलाएंगे बोले हम। अच्छा यंगस्टर्स के लिए चलाएंगे, सिखाएंगे उनको, और वो एरिया भी बहुत अच्छा है बोले। काफ़ी सारे लोग महाराष्ट्रन भी रहते, सिंधी लोग भी रहते, दूसरे कम्युनिटी के, वो लोग बहुत इंटरेस्टेड है, वो आएंगे। तो हमारा एक्सपीरियंस कामयाब हो गया। जब हम कायम किए तब हमारे पास में हार्डली 25 या 50 स्टूडेंट्स थे। देखते देखते हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हो गए, और लास्ट ईयर या उससे पहले हम 300 लोगों को एग्जाम में बिठाए। अरे वाह, आप बिलीव नहीं करेंगे, 300 के ऊपर थे। एग्जाम कंडक्ट करना मुश्किल हो रहा था हमारे लिए, उतना कुछ हम लोगों ने किया। और देखिए, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि म्यूजिशियंस और म्यूजिकोलॉजिस्ट का काम है ये, कि पॉपुलराइज करना और इंसेंटिव देना, बच्चों को सिखाना। और कभी भी ये देखिए, म्यूजिक हर फॉर्म में अच्छा है। अगर कोई हमारे पास सीखने वाला आया, वो फिल्मी गाना ही गाता हो, उसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। वो हमारे याद आता है मुझे अभी भी, हमारे जो नागेश्वर दीवान, हमारे जो पहले गुरु थे,
तो एक बार मैं कोई फिल्मी गाना बजा, हम लोग बाहर कुछ इधर उधर कुछ से भी गड़बड़ करते थे, फिल्मी गाने की एक ट्यून बजा के बजा, वो देख लियो, इतना बुरा लगा उनको, बोलने लगे आइंदा से आना नहीं, बोले तुम इधर, ये फिल्मी गाने बजाते, बोले तुम आके इधर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई अगर फिल्मी गाना भी अगर कोई गा रहा हो तो उसको एनकरेज करो आप, वो भी गाना ही है, वो भी राग में गा रहा हो, वो भी नोट्स है उसमें भी। तो ये होना चाहिए बस हमारी तरफ से। हमारी ड्यूटी है, जो म्यूजिक जानते, जो नहीं जानते वहां तक म्यूजिक पहुंचाना हमारा काम है। ठीक है। What is your message to young students? मैं मैसेज दूंगा कि म्यूजिक के स्टूडेंट्स हो या कोई और आर्ट फैकल्टी के हो या गाने से हटके आप कुछ और फैकल्टी में काम कर रहे हो, जैसे आपको पेंटिंग है, डांसिंग है, कविता है, चाहे कोई भी फील्ड, आर्ट का फील्ड, आर्ट एंड कल्चर का फील्ड हो, सब में पहले जो आप काम कर रहे हो उसको आप, उससे आपको मोहब्बत होनी चाहिए, उससे आपको प्यार करना चाहिए। प्यार का मतलब आप डिवोशन करना, उसके लिए आप अपना डिवोशन देना, उसको उसके लिए सेक्रीफाइस करना, वो उसको प्यार बोलते। प्यार ऐसा नहीं है कि आपने शुरू किया बस ऐसा इजी चल रहे उसमें, ये कभी कर रहे कभी नहीं, तो फिर वो नहीं आएगा आपको, वो नहीं आएगा। आर्ट का फील्ड बहुत मुश्किल है। ये जो एकेडमिक एजुकेशन है उसमें तो आप पढ़ के डिग्री ले लेंगे, बात खत्म हो गई, लेकिन ये आर्ट का फील्ड करते ही रहना है, उसको करते ही रहना है, जितना भी मास्टर कुछ भी हो, लेकिन कल प्रोग्राम है तो आज बैठ के उसको रियाज करना ही है, जाने से पहले रियाज करना ही है आपको, अदरवाइज वो माफ नहीं करेगा आपको। जो लोग उस्ताद बने हैं उनके साथ हम रह के ये देखा है हमने कि रियाज ही करते रहते वो लोग, खाली रहते नहीं है। विलायत खान हो या कोई खान हो, कोई पंडित रविशंकर हो, माफ नहीं करने वाला है उसको, उसका साज नहीं माफ करेगा, म्यूजिक माफ नहीं करेगी, उसको करना ही है, उसको उसके बगैर नहीं होना है। उसकी बात प्रोग्राम में घंटों घंटों करते हैं, फिर जाने से पहले करते हैं, उनको यही रहता है कि पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं है उसके साथ में क्या होने वाला है। तो म्यूजिक हमारा इतना महान है, स्पेशली अब म्यूजिक की बात चली तो ये आपको इसका डिवोशन होना, आपसे इसको प्यार, उसको दोस्त बनाना चाहिए आपको। अपना सांस कर रहे हो या गाना कर रहे हो, जो भी है उसको आप दोस्त बनाना चाहिए। 3 चीजें मैं बताऊंगा इसके अंदर यंगस्टर्स के लिए। सब में पहले सीखना है, सब में पहले आप गुरु से सीखना है, उसके बगैर ये आने वाला नहीं है। आप कॉपी करके नहीं सीख सकते इसको, इसकी इंट्रिकेसीज है, इसका टेक्निक है, बहुत सारी बातें ऐसी हैं, आप जब तक के सीखे नहीं आती। आप किसी की कॉपी करके ये सोचेंगे कि मैं सीख लूंगा तो अधूरापना रहेगा उसमें। तो पहले तो सीखना है, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस है। दूसरी चीज, थर्ड पॉइंट है, आपको सुनना है। आपको, आपका एक गुरु है, लेकिन आप जिससे सुनेंगे, जिससे कॉपी करेंगे आप, तो वो सब आपके गुरु है, सब आपके गुरु है। जिससे आप सीखे सुनेंगे आप, वो भी आपका गुरु है। वो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट तो आप बराबर उससे सीख रहे। आप जिसको पसंद करते हो बराबर उसको सुनना जरूरी है। आपको ये सोचना चाहिए कि कौन कितना है और हम क्या हैं। अपने बारे में हमेशा ये सोचना चाहिए कि भाई हम कितने पानी में हैं, हमने इतना सब कुछ किया है, लेकिन हम कहाँ हैं कंपेरेटिवली दूसरों से, कहाँ हैं हम लोग, ये सोचना चाहिए। तो ये सारी बातें अगर आप कीप अप करेंगे तो आपका आर्ट फॉर्म आगे बढ़ेगा। आप इसको इजी लेंगे, उसको दोस्त नहीं बनाएंगे, उससे प्यार नहीं करेंगे तो वो भी आपसे प्यार नहीं करेंगे। बस इतना मैं बोलना चाहूँगा यंगस्टर्स के लिए, यही है मेरे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड शेयरिंग योर ओपिनियंस, एंड आई होप द न्यू जनरेशन will benefit from all of this. Thank you very much, sir. Thank you, sir.